Subscribe to Aavas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, लीगल अफेयर्स में आपका स्वागत है। लीगल अफेयर्स में जैसा कि हम करते आए हैं अब तक, प्रॉपर्टी इश्यूज़ हैं, सिविल इश्यूज़ हैं, जो हम आम आदमी जिससे जूझता है उस पर रोशनी डालते हैं। क्या लीगैलिटीज़ हैं, किस तरह से प्रैक्टिकली हो रहा है, ये सब हम समझने की कोशिश करते हैं। और इसमें हमेशा हमारी मदद करती हैं एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट कहना चाहिए, कृष्णा ठक्कर जी, जो एमटी ठक्कर एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर हैं। वो लेगेसी फॉरवर्ड लेके जा रही हैं और ये सब इश्यूज़ में नवी मुंबई में कोई इनका हाथ नहीं पकड़ सकता है। कृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका लीगल अफेयर्स में फिर एक बार। और हमारे साथ में आज जो स्पेशल गेस्ट जो हमें आज हेल्प करेंगे वो हैं श्री चंद्रकांत निकम साहब, एडवोकेट चंद्रकांत निकम साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर जो हैं गवर्नमेंट पैनल्स में कोऑपरेटिव के रह चुके रिटर्निंग इलेक्शन ऑफिसर हैं, 10 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहे हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंटली 15 साल से ज़्यादा 1000 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ के कामों से जुड़े हुए हैं एंड बहुत जो अच्छा काम कर रहे हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम, 100 से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज़ के किए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत एंड थैंक यू वेरी मच। आप हमारे शो में आए, मैम ने आपको लेकर आई हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है मेंटेनेंस चार्जेस, क्योंकि हर सोसाइटी में ये बहुत बड़ा इशू होता है कि भाई मेंटेनेंस चार्जेस एग्जैक्टली है क्या, कितना होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, मैं कितना भरूं, मेरा घर कितना बड़ा है, इनका घर कितना बड़ा है एंड फिर पेनल्टीज़ क्या है। ये सब के बहुत पहलू हैं। तो ये हम आज समझना चाहेंगे कि एग्जैक्टली मेंटेनेंस चार्जेस क्या है, क्यों है। शुरुआत कृष्ण मैम आपसे ही करेंगे कि क्या है एग्जैक्टली ये और ये कहाँ से आ रहा है ये मेंटेनेंस चार्जेस, क्योंकि मैंने फ्लैट खरीद लिया है उसके बाद भी मुझे चार्जेस भरना पड़ रहा है। तो ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है? जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी घर सिर्फ अपना नहीं होता है, उसमें गार्डन होता है, बच्चों के खेलने का ओपन स्पेस होता है, कई बार पार्किंग स्पेस होता है, कई बार जिम्नास्टिक होता है, लॉट ऑफ कॉमन एमिनिटीज़ जो हम यूज़ करते हैं, उसका खर्चा पानी कौन देगा। जैसे गार्डन में पानी डालते हैं तो उसका पानी का खर्चा, सिक्योरिटी है। सो ऑल दीज एक्सपेंसेस जो सोसाइटी करती है किससे वसूल करेगी? तो वो हम जो फ्लैट ओनर्स हैं उन्हीं से वसूल करेगी। जैसे हर चीज़ एक बाइबल होता है, वैसे ही निकम साहब हमको बताएंगे कि हमारे सोसाइटीज़ को फॉलो करने के लिए ये बाइबल है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जो मेंटेनेंस होता है, एक्सपेंसेस डन बाय द सोसाइटी फॉर अस, हाउ इट इज टू बी चार्ज टू द मेंबर्स, दैट वी विल डिस्कस टुडे। ये जो बाइबल की बात कर रही हैं कृष्णा जी, ये बेसिकली आपके मॉडल बाई लॉज, और ये हम अक्सर सुनते रहते हैं भाई बाई लॉ में ये है, बाई लॉ में ये है। सर, ये बाई लॉ क्या है एग्जैक्टली और ये किसने लेकर आया है? मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ कि बाई लॉज मतलब आपकी राज घटना है। जैसा संविधान है, भारत चलाने के लिए संविधान खड़ा है, संविधान के बेसिस पे पूरा हमारा देश चलता है, वैसा कोऑपरेटिव के जो स्टेट का दर्जा दिया है, एक कोऑपरेटिव स्टेट बन जाता है। वो स्टेट का रूल्स रेगुलेशन बनाने का जो पावर्स था वो कमिश्नर, महाराष्ट्र के पावर्स था कोऑपरेटिव कमिश्नर को, और वो कोऑपरेटिव कमिश्नर ने इसको मॉडल बायलॉज, हर अभी आप बोलने के लिए जाएंगे तो ये कोऑपरेटिव एक्ट 1960, रूल्स 1961, ये बना गया कायदा। इसमें कायदा तो कोऑपरेटिव के लिए बना है ना, हाउसिंग सोसाइटी के लिए पर्टिकुलर नहीं बना। अभी जैसे पर्सन्स एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहता है, वही कोऑपरेटिव सोसाइटी का रूल्स कोई क्रेडिट सोसाइटी चला रहा है उसको तो लगा नहीं सकता है उसके सीक्वेंस। तो बेसिकली हाउसिंग सोसाइटी हो या कमर्शियल सोसाइटी हो, वो रन करने के लिए इसको एक कोऑपरेटिव कमिश्नर पूना में हमारा जो है, उनके परमिशन से ये मॉडल बायलॉज प्रिंट होता है और लोकल जो फेडरेशंस होते हैं उसको ये पब्लिकेशंस अपने अपने लोकल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो हमारा ये मॉडल बायलॉज मतलब हमारा डे टू डे चलाने का एक लॉ का बुक है। ये बेसिस पे हमारा सोसाइटी चलना चाहिए बाय फोर्सफुली।
ठीक है, तो ये बेसिकली जैसे कि कह रहे हैं कि संविधान एक तरह से Correct. कि ये है और एक फ्रेमवर्क दे दिया गया है कि इसकी तरह सोसाइटी चलना है। क्योंकि मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं सारे के सारे लॉयर्स होते हैं या लॉ का लीगल नॉलेज होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। तो रेसिडेंट्स तो कोई बिजनेस चलाता है, तो कोई डॉक्टर है, तो कोई हाउसवाइफ है, तो कैसे वो लोग सोसाइटी मैनेज करें, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होने चाहिए। सो लाइक ही सेड कि दिस इज द बायलॉज विच हैव बीन सब्सक्राइब्ड एंड हैव टू बी अडॉप्टेड बाय ऑल द सोसाइटीज एंड दिस इज हाउ दे हैव टू बी रन। ठीक है, बिल्कुल। तो फिर एक मुझे जो भी रेफर करना अगर चलाने के लिए तो मैं इससे रेफर करूंगा। जी। इसमें जैसे भी आपने शुरुआत में बताया कि मेंटेनेंस चार्जेस को आप कर रहे थे, एग्जैक्टली किस तरह से आप इसे डिफाइन करेंगे? मेंटेनेंस चार्जेस को जी, क्योंकि हम आज इसी पे डिस्कस करना चाहेंगे। मेंटेनेंस चार्जेस ने इसमें 2-3 हेड्स होते हैं। एक होते हैं द कॉमन एक्सपेंसेस ऑफ द सोसाइटी और एक होता है सर्विस चार्जेस। तो इसको डिटेल में आई थिंक निकब साहब ज़्यादा बेटर डिस्क्राइब करेंगे। मैं मोटा मोटी बता रही हूँ कि जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द सोसाइटी जो चलाने के लिए होते हैं, दैट टू मेंटेन द सोसाइटी इज मेंटेनेंस। अब उसको डिस्क्राइब आई थिंक ही विल डू इट बेटर। सर, ये जो बता रही है मैम के मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं और सर्विस चार्जेस होते हैं, अब हमारे लिए तो एक ही चीज़ बात होती है कि भाई इसमें फ़र्क क्या है। तो एग्जैक्टली मेंटेनेंस चार्जेस क्या है और फिर सर्विस चार्जेस क्या है, क्योंकि आप और टैक्स बढ़ा तो नहीं रहे हम पर? यस, सी हम लोगों को जो कॉमन पर्सन रहता है उनके लिए एक मेंटेनेंस करके वर्ड पब्लिक में जाना जाता है जी। लेकिन ये मेंटेनेंस हम इसीलिए वर्ड यूज करते हैं कि वो बिल्डिंग मेंटेन करता है। जी। एक्चुअल लीगल में कोई लॉयर के पास आप या लीगल बुक्स लेके बैठेंगे तो उसमें हर वर्ड का एक लीगल फ्रेम अलग अलग दिया है। तो आप मेंटेनेंस वर्ड बोलेंगे तो वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस काउंट होता है। ओके। और सर्विस चार्जेस बोलेंगे तो वो डे टू डे चलाने के लिए सोसाइटी जो फिक्स एक्सपेंसेस है वो सर्विस चार्जेस में हो जाता है। इनको ब्रेकअप अगर करेंगे तो क्या क्या इसके अंदर आता है? ठीक है, अभी आप सर्विस चार्जेस एक एग्जांपल लीजिए। जो सर्विस बाय फोर्सफुली आपको हर महीना खर्चा करना ही है। एग्जांपल आपका माली है या हाउसकीपिंग पर्सन है या आपका सिक्योरिटी गार्ड है या आपका अकाउंटेंट है या आपका ऑडिटर साल में एक होता है या स्ट्रक्चर ऑडिट होता है, ये आपका फिक्स कॉस्ट है। ये आपको हर महीना उतना एक्सपेंसेस आपको उतना देना ही है। अभी ये सर्विस चार्जेस का बायलॉज में प्रॉपर डेफिनेशन दिया है कि आप कोई भी ये बायलॉज ले लेंगे तो उसमें सर्विस चार्जेस क्या होना चाहिए, इसको बायलॉज नंबर 66 में ब्रेकअप दिया है। Okay. एग्जाम्पल आपका सैलरीज है स्टाफ का, दूसरा आपका है सोसाइटी का कोई खुद का ऑफिस है उसका जो लाइट बिल चलता है, उसका जो कोई प्रॉपर्टी टैक्स आता है वो चलाने का, उसका वाटर चार्जेस है, वो आपका कॉमन एक्सपेंसेस है। थर्ड आपका स्टेशनरी लगता है, पूरा महीना भर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो, पोस्टेज हो, ट्रैवलिंग अलाउंस आपका मैनेजर को दिया जाता है, कहीं स्टाफ को दे दिया जाता है, वो दैट ऑल कॉस्ट। जैसे कि आपका कई मेंबर्स का एजुकेशन फंड आपको सेक्शन 24A में मालूम है हर सोसाइटी को ट्रेनिंग देना कंपल्सरी है, तो ये एजुकेशन फंड भी आपको सर्विस चार्जेस है आपको करना है। कई जगह ऑडिट फी, इंटरनल ऑडिट, ये सब खर्चा आपको एडवोकेट आप कई केसेस में अपॉइंटमेंट करते हैं, कई स्टैट्यूटरी इंक्वायरीज सेक्शन 83 या 88 में इंक्वायरीज होती है। तो ये सब जो एक्सपेंसेस है, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी अभी आप पकड़ेंगे टेरे जो स्टेयरकेस में वगैरह लग जाता है, ये सब एक्सपेंसेस आपको कॉमन सर्विस चार्जेस है। और कोई हेड आपको ऐसा लग रहा है जो ये बायलॉज में नहीं है, वो जनरल बॉडी को पावर दिया गया है, मतलब एनुअल जनरल बॉडी कैन टेक दैट इज एज अ सर्विस चार्जेस, जो हम लोग अभी इधर डिफाइन नहीं कर पा रहे। कल अभी एग्जांपल आपका 15 अगस्त आप बना रहे या 26 जनवरी का बना रहे प्रोग्राम, तो वो एक्सपेंसेस कैसा जाएगा, तो यू कैन डिवाइड इन दैट वो, लेकिन हाउस को पावर दिया, आप उसको कौन से हेड में अंडर कैलकुलेट करते हैं। तो ये सर्विस चार्ज का डेफिनेशन है और ये सर्विस चार्जेस आपको लेना है मेंबर से। दूसरा आपका है मेंटेनेंस। अभी आप मेंटेनेंस बोलेंगे तो उसमें भी दो हेड हो जाता है, एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो जाता है और एक मेजर रिपेयर होता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस मतलब डेली आपका कल गटर भर गया, आपका ड्रेनेज भर गया तो आपको रिपेयर करवाना है, तो वो नॉर्मल रिपेयर हो गया। तो वो रिपेयर हो, या कल आपको टेरेस
से लीकेज हो रहा है या पूरे वॉल से स्वीपेज आ रहा है या सोसाइटी का जो कंपाउंड वॉल है वो पूरा खराब हो चुका है, तो ये मेजर रिपेयर बोल देते हैं। मतलब 5 साल में, 10 साल में या 4 साल में एक पर्टिकुलर पीरियड में आप एक काम करना चाहते हैं, उसके लिए एक मेजर रिपेयर फंड कैलकुलेट करते हैं, एनुअल जनरल बॉडी बुला के उसमें अप्रूवल लेके, या डे टू डे मेंटेनेंस है उसको मेजर एंड रिपेयर मेंटेनेंस, वो आपको एरिया वाइज काउंट होता है। और जो सर्विस चार्जेस मैंने पहला आपको एक्सप्लेन किया, वो आपका कितने यूनिट है उसके ऊपर यूनिट पे कैलकुलेट होता है। आपका 2 BHK है, 3 BHK, उससे कोई उसका संबंध नहीं रहता है। जब भी सर्विस चार्जेस ऐसा रेट है कि सिक्योरिटी 2 गार्ड है तो 1 BHK के लिए भी वही 2 सिक्योरिटी गार्ड है और 3 BHK के लिए वही सिक्योरिटी गार्ड है। इसके लिए वो अकाउंटेंट है, एक बिल आपको मेंटेनेंस का देता है और उसको भी एक मेंटेनेंस का बिल देता है। तो ये जो कॉमन एक्सपेंसेस है, ये सर्विस चार्जेस आपको हर यूनिट के हिसाब से लगना चाहिए। मतलब आपके बिल्डिंग में 100 यूनिट्स है, उसको 100 डिवाइडेड किया जाएगा। और मेजर रिपेयर में वैसा नहीं है, रिपेयर हो या मेजर रिपेयर हो, उसमें आपका यूनिट कितना है, वो यूनिट में आपका फ्लैट कितना है, उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। मतलब आपके 100 यूनिट्स है और 100 यूनिट्स में 50 फ्लैट 1 BHK है, 25 फ्लैट 2 BHK है और 25 फ्लैट 3 BHK है। तो हो सकता है 50 फ्लैट के लिए मेजर रिपेयर 1000 रुपये आ जाए एरिया वाइज। एग्जाम्पल 1000 आएगा। 2 BHK जिसको है वो 25 यूनिट्स है, उनको 1500 मेजर रिपेयर आ सकता है कैलकुलेटर, और 3 BHK है उनको 2000 मेजर रिपेयर आ सकता है। ऐसा अलग अलग हो सकता है। लेकिन सर्विस चार्जेस जो 1 BHK के लिए है 1000 रुपीज, वही 2 BHK के लिए भी 1000 और 3 BHK के लिए भी 1000। हाँ, बेस डिफर है मेजर रिपेयर फंड में या मेंटेनेंस रिपेयर फंड में एंड सर्विस चार्जेस में। इसीलिए कई न्यूज़पेपर में आप फ्लैश यूज करते हैं कि मेंटेनेंस चार्जेस एरिया वाइज होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। और मेंटेनेंस चार्जेस यूनिट वाइज होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। बायलॉज में पर्टिकुलर आपको बाय हेड वाइज फिल्टर किया है कि 67 में आप जाएंगे तो उसमें 67(1) में प्रॉपर्टी टैक्स आया एग्जाम्पल, आप वो किस में लेंगे, वो एरिया वाइज लेंगे। उसमें लिखा गया है फिक्स बाय द लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी जो अभी कारपोरेशन है, सिडको है कि वो जो फिक्स करता है उसके हिसाब से वो एरिया वाइज डिवाइड हो जाता है। आपका वाटर चार्जेस है, अभी इसमें तो आप लोग बोलेंगे अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 2 BHK में 2 बाथरूम हो सकते हैं, कई 3 बाथरूम भी हो सकते हैं। कई बार आजकल तो देख रहे हैं 1 BHK में भी 2 बाथरूम्स मतलब वॉशरूम्स वगैरह अलग अलग देते हैं। तो ये सब इनलेट कितना दिया है उसके ऊपर वाटर चार्जेस का काउंटिंग किया जाता है मेंटेनेंस। आप सिंकिंग फंड कैलकुलेट करेंगे, मेजर रिपेयर फंड कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा आपका एरिया बेस पे चला जाता है। आपका इंश्योरेंस एरिया पे चला जाता है। ऐसे हेड वाइज आपको डिवाइडेड किया गया है। ये कृष्णा जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और अक्सर हाउसिंग सोसाइटीज़ में ये इशू होता है। जैसे मैं कह रहा था, हम आम तौर पर तो यही बात करते हैं भाई मेंटेनेंस चार्जेस हैं, और जैसे सर ने अभी कहा, निकम साहब ने, कि न्यूज़ रिपोर्ट्स भी आ जाती है कि भाई मेंटेनेंस चार्जेस एरिया वाइज हो जाएगी। अभी वो जैसे बता रहे हैं कि सर्विस चार्जेस फिक्स्ड हैं, वो यूनिट वाइज हो रही हैं, मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो एरिया वाइज होगी। अब रहीवासी जो है, रेसिडेंट्स हैं, उनको तो एक बिल आता है नॉर्मली कि भाई ये है, ये है, ये है। तो ये कंट्रोवर्सीज काफ़ी हो रही है ना, आई एम श्योर आपके पास तो ये केसेस बहुत आते होंगे। तो ये किस तरह से फिर वर्कआउट होता है, क्योंकि लोगों के ऑब्जेक्शंस होते हैं, मैं ग्राउंड फ्लोर में रह रहा हूँ, मैं लिफ्ट का क्यों पैसा दे रहा हूँ, हाँ, ट्रू, यू नो, दिस काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं। तो ये थोड़ा सा आप अगर एक्सप्लेन करें कि हाउ डज इट वर्क। सी, आज तक बाय प्रिंसिपल कुछ रूल्स होते हैं जो चलता आ रहा है, वैसे ही हो रहा है कि भाई अगर हमारा 1000 रुपया बिल आता है या खर्चा आता है सोसाइटी का, हम एरिया वाइज, जैसे अभी निकम साहब ने बताया कि अब तक ऐसे चल रहा था कि 2 BHK वाला 3 BHK से कम मेंटेनेंस भरता है, 3 BHK वाले का फ्लैट बड़ा है, उसके पास 3 शायद बाथरूम होंगे, वो वैसे। तो एरिया वाइज चला आ रहा था। आफ्टर दिस बायलॉज 2014 वो ऐसा बोला जाता है कि जो आप पहले करते थे ना, सब भूल जाओ, नाउ यू हैव टू गो बाय दिस। अब जैसा निकम साहब ने बताया एंड आपने भी वापस रिपीट किया कि देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस विच आर टुवर्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग, जैसे लिफ्ट एक्सपेंसेस है, मेंटेनेंस है। आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, फिर भी वो लिफ्ट तो मेंटेन हो रही है, सो दैट कम्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी व्हिच विल बी डिवाइडेड एरिया वाइज। Service charges, again, as he said, will be divided unit wise. Flat.
ये कैसे डिसाइड होगा कि सर्विस चार्ज है It is ये given. है It is या- given in section in bylaw number 65. There are certain expenses that are given. कि these are come under maintenance. Okay. In bylaw number 66, there are certain expenses which he just read out. He will read out again if you want. कि ये सब heads है, इसको service charge बोला जाता है. Then again in bylaw number 67, there is again one Roman 1, 2, 3, 4. उसको भी minutely कैसे charge कर सकते हैं वो भी describe करते हैं. That is why we say कि this is your Bible. The committee members should read this. And members, आपने कहा जैसे dispute. 2 BHK वाले को डेफिनेटली अगर आप यूनिट वाइज बोलोगे तो उसको बुरा तो लगेगा कि भाई ये क्या हाल हुआ कि 4 BHK वाले को भी इतना ही चार्ज करते हो जितना मुझे चार्ज करते हैं. बट टू कीप द हार्मनी इन द सोसाइटी, कई बार द मेंबर्स सिट डाउन एंड दे डिस्कस कि भाई क्या फर्क पड़ रहा है, एक 50 पैसा ऊपर नीचे, बट एक दूसरा मेंबर एक आधा ऐसा हो जाता है जिसको बहुत बुरा लगता है. 10 पैसा भी क्यों फर्क है? क्यों? या सो अगर ऐसा कुछ हो तो देन दे अप्रोच द रजिस्ट्रार. दे हैव नो चॉइस बट टू अप्रोच द रजिस्ट्रार. अब अगर जो बड़े पेंट हाउसेस वगैरह वाले होते हैं उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं ये तो यूनिट वाइज होना चाहिए, मेरे को खामखा 4 टाइम का चार्ज करते हैं ये लोग, दे राइट टू द कमिटी. एंड इफ द कमिटी फील्स कि नहीं जैसा चल रहा है हमको एमिकेबली वैसा चलाना है, यू गेट इट अप्रूव्ड इन योर AGM, यू गेट इट रैटिफाइड फ्रॉम द रजिस्ट्रार, देन यू कीप चार्जिंग. निगम साहब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो क्लैरिटी आ रही है आप लोग जिस तरह से बता रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, और कुछ में है कि भाई आपको फिक्स देना ही है रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके 4 रूम है या 2 रूम है, और एरिया वाइज भी है. ये आपको लगता है कि बिल जो जाती है उसमें वो थोड़ा क्लैरिटी होना चाहिए, और ये एक अवेयरनेस की बहुत, क्योंकि आप ऑफकोर्स अवेयरनेस काफ़ी कार्यक्रम करते हैं, तो आप सोसाइटी वालों को किस तरह से ये समझाते हैं? या सी बेसिकली बायलॉज जिसमें पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन दिया है कि आपको कोई भी बिल देना ही बाय फोर्सफुली है. मतलब पहला हो गया, ऐसा नहीं कि फ्लैट नंबर 101 को मालूम है 1000 उनका मेंटेनेंस है, यू कैन नॉट इमेजिन एंड ही कैन पे आउट. बायलॉज में प्रोविजन है, यू हैव टू बी गिव अ वन डिमांड एज अ बिल. अभी आ गए आप बिल पे, अभी बिल में भी वो पर्टिकुलर आप जो पर्पज में AGM के लिए कंट्रीब्यूशन लेते हैं वो पर्पज ही सॉल्व होना चाहिए. बिल्कुल. आप बायलॉज में आप एक रिपेयर के लिए पैसे ले लेंगे और वो आप दूसरे रिपेयर के लिए यूज करेंगे, दैट इज नॉट अलाउड. तो वैसे ही आप वाटर चार्जेस के लिए कंट्रीब्यूशन ले रहे तो वाटर चार्जेस सब होना चाहिए. आप पर्टिकुलर वो मेजर रिपेयर के लिए कर रहे तो वो मेजर. अभी आप बेसिकली एजुकेशन ट्रेनिंग फंड जो सेक्शन 24 में बोला गया है कि हर मेंबर से 120 रुपीज ईयरली लेना ही है. अच्छा. तो ये लेना है मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मेंबर देगा करके. इन योर अकाउंटिंग वो जो बिल आप बनाते हैं उसमें आपने लिखना चाहिए एजुकेशन फंड 120 रुपीज ईयरली या 10 रुपीज पर मंथ. जैसे आप ये लिखेंगे तभी वो सामने वाला पैसा देगा ना. आप लिखेंगे नहीं तो वो देने के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि आपका बिल पर्टिकुलर हेड वाइज ही होना चाहिए जो AGM में मंजूर है. और ये बिल भी ऐसे नहीं है कि मैनेजमेंट कमेटी कैन डिसाइड इट. सेक्शन 75 में आपको एनुअल जनरल बॉडी को ही पावर दिया गया है, या 76 स्पेशल जनरल बॉडी पावर, इनको ही है मेंटेनेंस रखने का, फिक्स करने का, बढ़ाने का, घटाने का. ये मैनेजमेंट कमेटी को कोई राइट्स नहीं है. ये पूरे राइट्स एनुअल जनरल बॉडी या स्पेशल जनरल बॉडी इनको ही है, और उनमें ही ये बिल का फॉर्मेट एक लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है. 1 BHK के लिए मेंटेनेंस इतना, रिपेयर फंड इतना, वाटर चार्जेस इतना, सिक्योरिटी चार्जेस इतना, एजुकेशन ट्रेनिंग फंड इतना, सिंकिंग फंड इतना, मेजर रिपेयर फंड इतना, फेस्टिवल एक्सपेंसेस इतना. फेस्टिवल का एक अलग ही फंडा है, फेस्टिवल एक्सपेंसेस एक अलग ही फंडा है. अब वो भी बताइए. यस, ये आपका एनुअल जनरल बॉडी में ये फॉर्मेट बिल का मंजूर होना चाहिए. दैट ओनली यू कैन प्रपोज फॉर कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स, अदरवाइज नो. अगर ये इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो आपका ये कहना है कि जो बिल जाएगा उसमें बहुत क्लियरली मेंशन करना है, और उसी में ये क्लासिफिकेशन कर देना है क्या है कि भाई ये सर्विस चार्जेस के हिसाब से ये इस तरह से होगा, और मेंटेनेंस के हिसाब से ये होगा, ताकि एंड सो तो फाइनली जो हम आम तौर पे बोलते हैं भाई मेंटेनेंस बिल आया, इट इज एक्चुअली सर्विस चार्ज एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल, और इसमें ये कॉम्बिनेशन है. अगर हम व्यूअर्स को ये समझा सके, क्योंकि हम जब बात करते हैं कि भाई 2 BHK का कितना और 4 BHK का, हम ओवरऑल टोटल सम की बात करते हैं कि भाई 1000
और 500 एंड व्हाटएवर, बट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज के अंदर डिवीजन हो जाते हैं एंड देन फाइनली Yes. ये Yes. बिल आना है। मैनेजमेंट कमेटी का यही मेन रोल रहता है कि मेंटेनेंस चार्ज कितना लगना चाहिए, उसके लिए लास्ट 3 महीने के लिए वो वर्कआउट करते हैं कि हाउ मेनी सिक्योरिटी चार्जेस आर स्पेंडिंग फॉर पर मंथ। राइट, वाटर चार्जेस 2 महीने में नवी मुंबई में बिल आता है, तो कितना आता है नवी मुंबई में बिल वो वाटर चार्जेस का, वो उनको एवरेज निकालना पड़ता है एंड डिवाइडेड करके फिर वो कैलकुलेट करते हैं कि एक मेंबर से मेंटेनेंस के हेड में इतना जाएगा और रिपेयर फंड के लिए इतना राइट। जाएगा। तो इट्स नॉट के भाई पूरे सम पे हो रहा है, इंडिविजुअल आइटम वाइज ये डिसीजन लेके ये करना है। Yes. सर एक और इसमें मैं टेक्निकली ये पूछना चाहूँगा कि आप जैसे बोल रहे हैं कि बायलॉज हैं, ये फ्रेमवर्क है, ये फॉलो करना है, हाउ बाइंडिंग इज इट कि अगर एजीएम डिसाइड कर दे कि भाई आप जैसा बोल रहे हो कि आधा ये होगा आधा ये होगा, नहीं हम फिक्स कर रहे हैं 2 BHK हो या 3 BHK हो, वो सिर्फ यूनिट वाइज ही जाएंगे, तो उसमें कैसा होगा? सी आप 97 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंड हुई 2013 में, वो टाइम तो मतलब अपना जो सेंटर का संविधान है उसमें ही इसको ले लिया। राइट, संस्था को हमने संविधान में ही इंस्टॉल कर दिया, उसमें ही ले लिया 97 में। उसमें होने के बाद स्टेट ने वही 2014 में अडॉप्ट किया। उसके बाद ये जो कोऑपरेटिव कमिश्नर है, अभी महाराष्ट्र का आप काम करेंगे तो मुंबई सॉरी पूना में कमिश्नर है, तो उन्होंने इसको बना दिया, फ्रेम करा दिया। अभी ये फ्रेम एक बार स्टेट ने लागू कर दिया तो एवरी सोसाइटी इज बाय फोर्सफुली एप्लीकेबल। ओके, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि बाय फोर्सफुली एप्लीकेबल, उसमें भी एमसीएस एक्ट के सेक्शन 13 में आप जाएंगे तो हर सोसाइटी का बायलॉ थोड़ा बार कम ज़्यादा होने का चांसेस है, और वो राइट्स पूरा सोसाइटी को दिया गया है। क्योंकि पहला क्या होता था, आधी सभा करके बोलते हैं इसको, मतलब इसको एक जैसे कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वैसा ही ये इसको भी एक स्टेट का दर्जा का डिसीजन बनाने का पावर्स अलोकेटेड किया कि कुछ भी करना है तो हाउस इज ए सुप्रीमो। ओके, जैसा हमारा संविधान राज्यसभा है, वो डिसीजन कोई भी कोर्ट में वो लॉ बनाता है, वैसा एजीएम मेक इंटरनल लॉ फॉर कायदे में बैठ गया। मतलब संविधान का जैसा बैठ के कोई भी हम मैरिज एक्ट हो या क्रिमिनल एक्ट हो, कोई भी संविधान को पकड़ के उसके अंदर ही बैठा के हम कायदा बना सकते हैं, वैसा ही एमसीएस के एक्ट में दायरे में बैठ के इसको बायलॉज हम और अमेंडमेंट करने के राइट्स अपने को एमसीएस एक्ट के सेक्शन 13 में प्रोविजन है। और एमसीएस ने नहीं किया तो एमसीएस एक्ट का जो सेक्शन 14 है वो रजिस्टर को पावर है कि वो सोसाइटी को फोर्स करने के लिए लेटर इशू कर सकता है कि, और इसमें आप जैसे आपने बताया, आपको बायलॉज तो बोलता है 71 के हिसाब से कि आप इंटरेस्ट 21% तक चार्ज कर सकते हैं, तो वो कितना चार्ज करना है वो डिसीजन कौन लेगा? एनुअल जनरल बॉडी। मतलब हाउस इज अ मेकिंग फॉर ले कि 18% लेना है कि 19% लेना है कि 21%, उसमें उन्होंने लिमिटेशन बायलॉज में रख दिया कि यू कैन नॉट चार्ज 22%। चलो पूरा हाउस बैठ गई और उन्होंने बोला हम 24% लगाएंगे डिले पेमेंट चार्जेस, वो नहीं कर सकते क्योंकि लॉ में ही एक्ट में ही वो 21 का एक लिमिटेशन डाला है। तो उसमें बैठ के आप यू कैन 18% भी डाल सकते हो, उससे कम भी करना चाहते हो यू कैन डू इट। सो आपका ये कहना है निगम साहब कि अगर एजीएम में ये अगर रूल पास होता है कि जो मेंटेनेंस एंड सर्विस चार्जेस जो अलग अलग एरिया वाइज एंड यूनिट वाइज है, हम इसको कंबाइन करते हैं और सब कुछ हम एरिया वाइज ही डिवाइड करेंगे। इफ दिस इज डिसाइडेड इन द एजीएम एंड इट इज रैटिफाइड बाय द रजिस्ट्रार, कैन देन इट बी चार्ज लाइक दैट? और क्या रजिस्ट्रार रैटिफाई कर सकता है? हाँ, मैं बताता हूँ। सी बेस लॉ जो बनता है वो हायरार्की में बनता है, तो सेंट्रल ने बनाया, सेंटर से स्टेट पे आया है, तो स्टेट सेंट्रल लॉ को वायलेशन नहीं कर सकता है, जो दिया है उसके अंदर चेंज कर सकता है। अभी हमारा लॉ किसी ने बनाया है, कोऑपरेटिव कमिश्नर ने बनाया है पूना में, तो उन्होंने उसको बना दिया है कि आप ये गाइडेंस में चले जाओ। अभी इसमें माइनर आपको चेंजेस करना, यू कैन डू इट, आप पूरा लॉ ही नहीं चेंज कर सकते। माइनर क्या मेजर? माइनर चेंजेस एग्जाम्पल आपको ऐसा लगाना है कि आपका इसमें लिखा है कि मैक्सिमम 21% इंटरेस्ट है, तो आप 18% भी लगा सकते हैं। नहीं सर, वो प्रोविजन समझ गए, बता मैं ये लेकिन आपका जो मैडम का क्वेश्चन था कि हम क्या ऐसा ही स्टैंडर्ड बिल लगा देंगे कि 2 BHK के लिए भी एक और 1 BHK के लिए नहीं कर सकते हैं। ओके, वो आप प्रिंसिपल उसको छोड़ के चले जा रहे हैं। इसका लॉ का क्या प्रोविजन है, आपको हेड दिया गया है, आप 4 इनलेट यूज कर रहे हैं,
वाटर का, तो 4 यूनिट का आपको पे करना है। वो 1 BHK वाला कल वो उसके ऊपर थोपा जाएगा लॉ। आप एक कल आपकी सोसाइटी में 1 BHK के 10 फ्लैट है और 3 BHK के 15 फ्लैट है, तो मेजोरिटी तो उनके पास है, तो दे कैन फोर्सफुली लॉ टू देम। Exactly. तो वैसा नहीं हो पाएगा। दैट इज वाई कई चीजें ऐसे है कि आपको वो लॉ में ही लिमिटेशंस क्रिएट किया है। मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन कोई अपना माइनर में आप मेजोरिटी है करके कुछ भी मेजर डिसीजन नहीं ले सकते जो लॉ को वायलेशन हो जाए। तो आपका कहना, जो मैं इधर सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ कि आप मेंटेनेंस इक्वल नहीं कर सकते, वो एरिया वाइज ही करना एरिया पड़ेगा, वाइज ही करना है। और सर्विस चार्जेस जो एक्सपेंसेस है कॉमन ही आपको, वो यूनिट वाइज ही डिवाइड होंगे। कॉमन ही देना है। इसमें रैटिफाई भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है, कोऑपरेटिव कोर्ट ने अलग अलग केसेस में डायरेक्शन दिया है। अब लॉ बनाने का काम किसका है, ये जाना चाहिए विधानसभा में महाराष्ट्र के, और उधर ये चेंज होके आना चाहिए, और फिर कमिश्नर जो कोऑपरेटिव कमिश्नर है उन्होंने चेंज करना चाहिए, देन यू कैन डू इट। वो ऊपर से नहीं छेड़छाड़ तो कर मुझे सकते। बेसिक कुल मिला के जैसे आपने कहा है कि एजीएम को पावर्स दिए गए हैं कि जिस तरह से आपने कहा है कि भाई प्रोविजन है उसमें तुम चूज कर लो, ये कर लो, बट आप बेसिक फाउंडेशन नहीं चेंज कर नहीं, सकते structure हैं। कुछ और अगर किसी ने किया तो क्या फिर रिकॉर्स है? नो, फिर तो देन दे हैव टू गो टू द रजिस्ट्रार कि भाई ये लोग इस तरह नहीं चार्ज कर सकते। Right. रजिस्ट्रार विल डायरेक्ट देम कि भाई यू रेक्टिफाई दिस। अभी जैसे कहा गया कि अगर मेजोरिटी के पास 3 BHK है, थोड़े से ही 2 BHK, लेकिन मेजोरिटी ने कर दिया कि सभी को एक है, तो ये माइनॉरिटी मेंबर्स जा सकते They हैं। can go to the registrar. That's what happens generally in the societies. That is why we say कि don't go to complain. बैठो amicably, सुलझाओ मगर प्यार से. That's the funda. राइट, सुलझाओ मगर प्यार से। मेंटेनेंस चार्जेस पे और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करना है, लेकिन हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो हम ये बातचीत जारी रखेंगे हमारे अगले हफ्ते जो सेकंड पार्ट आएगा उसके लिए। फिलहाल सर, निकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही क्लैरिटी आपने दी है इस जो अक्सर आम लोगों के जो कन्फ्यूजन होता है, एंड ऑफ कोर्स एज यूजुअल आपने बड़े प्यार से समझा दिया है कि किस तरह से होता है। कृष्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस हफ्ते के लिए। आप लोगों से गुजारिश रही है कि अगले हफ्ते हमारे साथ फिर जुड़े ताकि हम ये और जो क्लैरिटी है मेंटेनेंस चार्जेस के हम पूरा करें। लीगल अफेयर्स में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते इसी टॉपिक पे और सवाल जवाब हम करेंगे और समझेंगे। नमस्कार।